हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट सेशन। आज हम देखने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसा कि इस चैप्टर में हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं और डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, हम अब थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 को याद कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है। कूलम्स लॉ, ओके, कूलम्स लॉ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है D इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज पर डिपेंड करता है। क्लियर? ओके, अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी चार्ज के चारों तरफ प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते थे। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कूलम्स लॉ का एक अल्टरनेटिव हमारे पास था। कौन सा था? गॉस लॉ। गॉस लॉ, ओके, तो गॉस लॉ के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इस गॉस लॉ का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। कूलम्स लॉ से भी कर सकते हैं और गॉस लॉ का यूज़ भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। इसका मतलब कूलम्स लॉ का अल्टरनेटिव गॉस लॉ है। क्लियर? ओके, गॉस लॉ से हम फ्लक्स फाइंड करते थे। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इट मीन्स देखिए, वहाँ हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और हमको इस क्यू चार्ज से सपोज आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम क्या करते थे? यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना देते थे। ये गॉसियन सरफेस बना दिया। क्लियर? और एक गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पर बना दिया है और इस क्लोज एरिया, इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, इस क्लोज एरिया के अंदर चार्ज आ गया प्लस क्यू, तो वो ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखना होता है और आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था वो हमको पता चल जाता है। ओके गाइस, तो कूलम्स लॉ का अल्टरनेटिव जो है वो गॉस लॉ यहाँ पर। ओके, उसी टाइप से हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके अंदर हमने देखा है बायो सावर्ट लॉ। वो हमारे पास ये था डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी कंडक्टिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं बायो सावर्ट लॉ का यूज़ करके। बट ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो इसका भी एक अल्टरनेटिव है और वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, ओके। जिस टाइप से कूलम्स लॉ का अल्टरनेटिव हमको मिला था गॉस लॉ, कूलम्स लॉ के कंपैरिजन में गॉस लॉ इजी है, हम जल्दी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। उसी टाइप से हम बायो सावर्ट लॉ की जगह पर एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करके भी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देखा क्या था कि अगर हमारे पास एक वायर है, देखिए ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इस वायर के चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, वायर के चारों तरफ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, अब इस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैंने सर्कल बनाया इसके अंदर है ना, किसी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सपोज ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उस वायर के क्या करना पड़ता है? आर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी और जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना वहाँ पर हम क्या करेंगे? एक सर्कल एज्यूम करेंगे। देखिए, सर्कल एज्यूम कर लिया। क्लियर? इसका मतलब यहाँ इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वेक्टर बी हम ऐसे बना लेंगे। क्लियर? ये पी पॉइंट क्या है? एक सर्कल है, तो यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लो डी एल, तो डी एल का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने को? 0 डिग्री मिल गया यहाँ पर। क्लियर? तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। देखिए, एम्पियर सर्किट लो यहाँ देख के बनाए, बी और डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में है, डॉट प्रोडक्ट है ना यहाँ पर। ओके, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? म्यू नॉट 1, यहाँ क्या था हमारे पास? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, तो जहाँ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी जगह हमको क्या करना? म्यू नॉट लगा लेना है। जहाँ पर सिग्मा क्यू था उसकी जगह पर सिग्मा आई लगा देना है। तो गॉस लॉ किस में कन्वर्ट हो गया? एम्पियर सर्किट लॉ में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? यहाँ खास ध्यान रखना है कि ये जो डी एल एलिमेंट होता है ये बी के पैरेलल डायरेक्शन में होता है। हमने बायो सावर्ट लॉ में क्या देखा था
कि करंट और डीएल ये दोनों है ना, दोनों हमने एक ही वायर पर देखा था कि वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट एलिमेंट हम लेते थे यहाँ पर, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट है बी और डीएल। क्लियर? तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ बन जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल म्यू नॉट सिग्मा आई। तो ये याद रखना, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। ओके गाइज, तो उसका स्टेटमेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का। एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन integral of the magnetic field B around any closed circuit is equal to the mu naught. Mu naught means permeability of constant, mu naught times of the total current sig I threading or passing through this closed circuit. Clear? Okay, it means integration of vector v dot vector dl is equal to mu naught और I। करंट और ये क्लोज एरिया में आने वाला करंट हमको लेना है। सपोज क्लोज एरिया में 3 करंट आ रहे हैं तो तीनों करंट को हमको लेना है। क्लियर? डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमको लेना है। सेम डायरेक्शन में जाने वाले करंट को पॉजिटिव ले लो, अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले करंट को नेगेटिव ले लो। ओके गाइस, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट आया, इसका डॉट हटेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, कॉस थीटा लगेगा। यानी इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा म्यू नॉट आई हो जाएगा। ओके, थीटा का वैल्यू 0 है क्योंकि ये बी और डी एल ऑलवेज क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे। थीटा 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 का वैल्यू 1 बन जाएगा। बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल म्यू नॉट सिग्मा आई। ओके, तो क्लोज एरिया था, तो क्लोज एरिया के लिए यहाँ पर एक क्लोज एरिया वायर के चारों तरफ एक तो सरकमफेरेंस हो गया, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यहाँ पर एल इज इक्वल टू पाई आर लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन डी एल की जगह एल हो गया। तो ये देखिए इस टाइप से बन गया। एंड बी इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द टेंजेंट, बी का जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट में होगा। क्लियर? जैसे करंट आई फ्लो हो रहा है, हमने ये एम्पीरियन लूप, इसको कौन सा लूप बोलेंगे, एम्पीरियन लूप, जो हमने एज्यूम किया है। यहाँ टेंजेंट की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आई और बी दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर? बी इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द टेंजेंट टू एवरी पॉइंट ऑन द पेरीमीटर एल of a closed curve and its magnitude is constant along the curve. Okay, and I is the net current enclosed by the closed circuit, closed circuit में आने वाला है net current है। Okay, and the closed curve is called Amperian loop, उस closed curve को हम Amperian loop बोलते हैं। जैसे चैप्टर 1 में गॉसियन लूप लेते थे, उसी टाइप से गॉसियन लूप जो चार्ज के चारों तरफ होता है, एम्पीरियन लूप करंट के चारों तरफ होता है। ठीक है, which is geometrically entity and not a real wire loop। ये कोई रियल वायर लूप नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक सर्कल एज्यूम करते हैं। ओके गाइज, तो इस टाइप से एम्पियर का सर्किटल लूप फाइंड करके हम मैग्नेटिक फील्ड इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो गाइज देखते हैं अब एक नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 हमने क्या देखा था कि हमारे पास इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर था और उस वायर के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। उस वायर के चारों तरफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, E इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाई आर। ओके, उसी टाइप से अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वायर ले लेते हैं। देखिए ये वायर है और इस वायर का जो लेंथ है वो इन्फिनिटी है ना। ओके, बहुत इन्फिनिटी लेंथ का वायर है। इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई और इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जैसा हम जानते हैं। तो वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वायर जो है उसके परपेंडिकुलर P पॉइंट है, Q पॉइंट है और R पॉइंट है। इस वायर के परपेंडिकुलर R डिस्टेंस पर, तीनों पॉइंट का डिस्टेंस मैंने R लिया है, तो P, R या Q किसी भी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं P पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, सेम ही मिलेगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो वायर इन्फिनिटी लेंथ का वायर है, वायर से वायर के परपेंडिकुलर एक P पॉइंट ले लेता हूँ। मतलब वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की रेंज तो बहुत ज़्यादा है ना। मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, उसका रेंज ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। तो इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना है, कहाँ तक बना हमको नहीं पता, बट हमको कहाँ फाइंड करना है, वायर से R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। ओके, इस पॉइंट पर फाइंड करना है। तो एम्पीरियन लूप, एम्पीरियर क्या बोलता है,
एम्पीरियन सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ उसको क्या करो, उस पॉइंट को एक क्लोज लूप में ले लो। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक क्लोज लूप एज्यूम कर लिया, देखिए ओके इस टाइप से। चलिए अब पी पॉइंट पर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पी पॉइंट पर मुझे टेंजेंट प्लॉट करना पड़ेगा। ओके, तो ये टेंजेंट प्लॉट किया, तो ये जो टेंजेंट है वो किसका होगा, बी का टेंजेंट होगा, क्योंकि ये जो लूप आपको दिख रहा है किसका लूप है, मैग्नेटिक फील्ड का लूप है। क्लियर। और ये जो लूप दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप हम उसको बोलेंगे, एम्पीरियन लूप हो गया। एम्पियर्स लॉ इसलिए एम्पीरियन लूप बोलेंगे। ओके, ये एम्पीरियन लूप हो गया, तो एक सर्कमफेरेंस जैसा हो गया, इसका कोई ना कोई लेंथ होगा 2πr। तो यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम कर लेता हूँ, तो स्मॉल एलिमेंट हम ले लेते हैं dl। क्लियर। तो b और dl दोनों कौन से डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में लिख लेते हैं। b और dl क्या हो गए, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए यहाँ पर। तो थीटा दोनों के बीच में क्या हो गया, 0 डिग्री हो गई यहाँ पर। ओके गाइस, तो देखिए अब बी और डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में, इस क्लोज लूप के अंदर एक वायर जा रहा है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है करंट। चलो तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो एम्पियरन का लूप यूज़ करेंगे, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। ओके, ये हम जानते हैं, ये फार्मूला है। चलिए अब इस फिगर को देख के बताना है कि बी और डी एल कॉस 0 डिग्री। ओके, एंड म्यू नॉट सिग्मा आई। सिग्मा आई की जगह पर हम क्या करते हैं, आई लिख देते हैं, क्योंकि क्लोज एरिया जो है, इस क्लोज एरिया में सिर्फ एक ही वायर है और उसमें फ्लो होने वाला करंट कितना, आई करंट फ्लो हो रहा है। ओके, चलो बी को ले लेते बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू क्या मिल गया, म्यू नॉट आई मिल गया यहाँ पर। ठीक है। ओके, यहाँ पर बी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायरेक्शन जो वो चेंज होता रहेगा। देखिए हर एक पॉइंट पर, यहाँ अगर हम टेंजेंट प्लॉट करोगे तो वो ऐसे जाएगा वेक्टर बी, ठीक है, और वेक्टर डी एल ये स्मॉल एलिमेंट हो जाएगा डी एल, बी कॉन्स्टेंट है। चलिए बी को हम बाहर ले लेते हैं, तो बी इंटू ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मतलब हमने जो एम्पीरियन लूप लिया हुआ है उसका टोटल लेंथ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। तो यहाँ इसमें डी एल डी एल डी एल डी एल करेंगे तो टोटल हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एल लिख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर। ओके, और एल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वो 2πr बन जाएगा। आया समझ में, सरकमफेरेंस बन जाएगा। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 2l की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2πr लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू circumference of the circle with radius। ओके आर, तो यहाँ हो गया बी इंटू 2πr। चलो तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो गाइस देखिए यहाँ पर किसी इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, इन्फिनिटी लेंथ का वायर है, करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उस वायर के परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, वायर के बाहर है, आउटसाइड ऑफ द वायर, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। देखना पाई लगाना मत भूलना, अगर आपने म्यू नॉट आई अपॉन 2r लगा दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसका हो जाएगा, रिंग के सेंटर का हो जाएगा। सो यू हैव टू लर्न इट, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। ठीक है, इट मीन्स बी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, ये तो बात क्लियर हो गई यहाँ पर। बी इज़ प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट पर भी डिपेंड करता, मीडियम पर डिपेंड करेगा, है ना, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। एंड बी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका मतलब जितना आर बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या हो जाएगा, घटेगा, डाउन होगा, आउटसाइड द कंडक्टर। बी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r आउटसाइड द कंडक्टर। ओके, इसका ग्राफ अगर बनाना है तो हम ऐसा ग्राफ बना सकते हैं कि बी बता रहा है और ये आर बता रहा है। ओके, जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही क्या करेगा, वो डिक्रीज होगा, बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। ओके गाइस, तो इस टाइप से हम उसको देख सकते हैं। इसके आगे हम दूसरा एक डेरिवेशन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। अब मतलब वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हमने अभी तो देखा वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड देखा, तो देखिए वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो वायर का जो थिकनेस है मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया है। क्लियर, वायर की थिकनेस बढ़ा दिया जिससे हमको वायर का उसका रेडियस अच्छे से दिखे। ओके, तो देखिए एक वायर हमको यहाँ पर दिख रहा है, ये वायर है। ओके, और ये वायर का एक्सिस है ना। चलो अब ये जो वायर दिख रहा है आपको, इस वायर का जो रेडियस है, हम इस वायर के रेडियस को ले लेते हैं ए, है ना, वायर का ये रेडियस है ए। ओके,
ए रेडियस का यहाँ पर हम उसको वायर ले लेते हैं। एंड ये वायर के बाहर ये पॉइंट जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ क्यू पॉइंट, ये मतलब वायर के बाहर पॉइंट है। तो इस क्यू पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड हमने देख ही लिया क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है, चलो ये जो ये वायर का सरफेस है, यहाँ जो पॉइंट मैंने डॉट लगा है ये वायर का सरफेस। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P। ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इनसाइड द वायर, इनसाइड द वायर। ओके, अब वायर के में करंट फ्लो हो रहा है आई, है ना। अब मैं यहाँ इस एक्सिस पर हम आई लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। इट मीन्स पूरे वायर में करंट, ये एक्सिस है, वायर नहीं है। ये ब्लू कलर में जो मैंने बनाया है ये एक्सिस है, वायर नहीं है। वायर तो उसका थिकनेस मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि वायर के अंदर फाइंड करना है ना, वायर के एक्सिस की बात नहीं करो, वायर के अंदर मतलब एक्सिस और सरफेस के बीच में पॉइंट लेना है। ओके, तो टोटल पूरे वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई। क्लियर, हमको पी पॉइंट पर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पीरियन सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना है, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ आपको क्लोज लूप बनाना। ओके, देखिए क्लोज लूप बना देते, ये मैंने क्लोज लूप बना दिया, देखिए ये क्लोज लूप, ये आपको दिख रहा है। और इसी क्लोज लूप को हम बोलेंगे एम्पीरियन लूप। ओके, चलिए, तो इस क्लोज लूप जो आपको दिख रहा है, ये मैंने कलर कर दिया, ये क्लोज लूप यहाँ पर है ना। इस क्लोज लूप में करंट कितना फ्लो होगा, तो गाइस देखिए समझना, पूरे वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई, तो क्लोज लूप में करंट आई से कम फ्लो होगा, सीधी सी बात है। अब इस क्लोज लूप में जितना करंट फ्लो होगा वही करंट रेस्पॉन्सिबल होगा पी के मैग्नेटिक फील्ड के लिए, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। क्लियर, तो हमारे पास स्मॉल ए क्या है, रेडियस ऑफ द वायर। ये आर तो वायर के बाहर के लिए हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं एक बार। पी पॉइंट पर फाइंड करना, तो ये डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर R1, ये डिस्टेंस जो हो जाएगा R1। क्लियर, तो R1 मतलब यहाँ पर वायर के सेंटर से P तक का डिस्टेंस है R1, या R1। इसका हमको R1 डिस्टेंस पर क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, R1 इज लेस देन ए। क्लियर, ओके, तो हम ऐसा देख सकते हैं। चलिए, तो R1 पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, देख लेते हैं कैसे। एज शोन इन फिगर, radius of the wire is a and we have to find magnetic field at a perpendicular distance r1 from its axis inside the wire. Okay, and r is less than a. Consider circle with a radius r1 as amperian loop which is around the axis inside the wire. Okay, अब देखिएगा इस पूरे वायर में फ्लो होने वाला करंट आई था, तो हमने जो छोटा सा लूप लिया था, इस लूप में से फ्लो होने वाला करंट कितना है उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो गाइस देखिए, हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी निकालना पड़ेगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है करंट डेंसिटी का। तो करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, आई अपॉन ए करंट पर यूनिट एरिया। तो पहले हमको क्या निकालना, करंट पर यूनिट एरिया में करंट कितना है, तो आई अपॉन टोटल एरिया ऑफ द वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब टोटल करंट सपोज 10 एम्पियर है और वायर का क्रॉस सेक्शन कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 5 एम्पियर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, इसका मतलब पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमने जो लूप लिया है उसका एरिया कितना है, उसमें कितना करंट फ्लो होगा, सीधी सी बात है। तो जे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने लूप लिया उस लूप से को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो क्लियर हो जाएगा। ओके गाइज, देन फर्स्ट वी विल फाइंड द करंट डेंसिटी, जे इज इक्वल टू आई बाई ए। आई मीन्स टोटल करंट, ए मीन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इफ करंट एनक्लोज बाई दीज लूप इज आई, अगर उस लूप में से उस जो हमने एरिया लिया उसमें से फ्लो होने वाला करंट आई है, आई ई है, तो आई ई इज इक्वल टू जे करंट डेंसिटी इंटू एरिया। तो आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू एरिया कितना है, पाई R1 स्क्वायर है ना। ये जो एरिया कौन सा था, डी है, स्मॉल एरिया है, पाई R1 स्क्वायर एम्पियर एंड लूप वाला एरिया है। ओके, तो इसका मतलब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। तो ये करंट कौन सा आ गया, जो क्लोज लूप हमने एज्यूम किया है उसमें से फ्लो होने वाला करंट। देखिए आई R1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आई में ए स्क्वायर को डिवाइड करना, करंट का वैल्यू घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर करंट कैसे फाइंड करेंगे। तो अब आई हमको मिल गया, बस अब सिंपल है, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लो, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी
डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। ओके, जो हमने क्लोज एरिया लिया वहाँ पर बी और डी एल देख लो, ये तो फिक्स है सबके अंदर। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है तो ये हो जाएगा बी, वेक्टर बी, और यहीं पर डी एल हो जाएगा। मतलब एम्पिरिकल सर्किटरी लूप में याद रखने का, बी और डी एल ऑलवेज क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे यहाँ पर, ठीक है। तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, पैरेलल होगा तो जीरो हो जाएगा ना कॉस का वैल्यू। ओके, एंड वी कैन राइट बी डी एल कॉस 0 डिग्री म्यू नॉट सिग्मा आई। ओके, अब म्यू नॉट सिग्मा आई की जगह पर क्लोज एरिया में करंट कितना है अपने पास, आई ई था, है ना, आई हमने फाइंड किया इक्वेशन नंबर 1 से। बी ले लो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, बी इंटू ये कितना हो जाएगा 2 पाई R1, क्लियर। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू 2 पाई R1 हो जाएगा। जो हमने एम्पीरियन लूप लिया है उसका सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई R1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई का वैल्यू क्या है, आई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ओके, एंड बी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट आई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू, ये अपन में आ गया 2 पाई R1। ओके, एंड बी इज इक्वल टू R1 कैंसल, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर आर। ओके गाइस, तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमको रिजल्ट मिल गया। यहाँ पर ए का मतलब क्या है, यहाँ पर रेडियस ऑफ द वायर, और आर यहाँ पर ये R1 जो है वो क्या, R1 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, वायर के एक्सिस से डिस्टेंस है जहाँ पर। तो हमको क्या रिजल्ट मिला, बी इज़ प्रोपोर्शनल टू R1 मिल गया। इसका मतलब जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा वैसे वैसे बी भी इंक्रीज होगा। कब, वायर के अंदर की बात हो रही है। यहाँ पर हमारे पास जो ये वायर था ये ऐसे, और ये वायर का क्या है, एक्सिस है। तो ये एक्सिस है, मतलब यहाँ पर है ना, आर तो 0 एक्सिस पर, और जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है आर इंक्रीज हो रहा है, और जैसे ही यहाँ पर सरफेस पर आएंगे तो आर इज इक्वल टू ए हो जाएगा, और उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई है ना, कि वायर के एक्सिस पर, तो एक्सिस की बात भी हम कर लेते हैं यहाँ पर। अगर वायर के एक्सिस की बात करें तो वायर के एक्सिस के लिए R1 क्या होगा, 0 होगा एट द एक्सिस ऑफ वायर। तो R1 इज इक्वल टू 0, डिस्टेंस नहीं है ना, तो फॉर्मूले में रखेंगे, इस फॉर्मूले में तो B का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो इसका मतलब वायर के एक्सिस पर ऑलवेज B का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इफ़ R1 इज़ ग्रेटर देन ए, अगर R1 मतलब डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा होगा, मतलब वायर के बाहर पहुंच जाओगे, तो B इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा, 1/R बन जाएगा, ठीक है। ओके, इफ़ R इज़ लेस देन ए, है ना, R1 ए से छोटा, ए मतलब रेडियस से छोटा है, ठीक है, रेडियस से कम है जो डिस्टेंस हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो B इज़ प्रोपोर्शनल टू R बन जाएगा यहाँ पर। ओके, एंड इफ़ R इज इक्वल टू ए, R1 इज इक्वल टू ए, इसका मतलब सरफेस की बात कर रहे हैं, तो सरफेस पर B क्या होगा, B इज मैक्सिमम। तो गाइस देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये एप्लीकेशन हमको यहाँ पर दी हुई है, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो हम इसका ग्राफ इस तरीके से बना लेंगे। अब ये B है और ये R। अब हम देखते हैं कि एक्सिस की बात करते हैं, तो ये एक्सिस हो गया, ये सेंटर हो गया वायर का, और जैसे जैसे एक्सिस से हम दूर जाएंगे B इज़ प्रोपोर्शनल टू R बढ़ेगा। ये सरफेस पर आ गए यहाँ पर, और सरफेस पर B का वैल्यू क्या हो जाएगा, B मैक्स हो जाएगा। ओके, और जब सरफेस पर आए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। और सरफेस पर आने के बाद जैसे ही हम वापस दूर जाएंगे तो B इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/R हो जाएगा। R स्क्वायर मत करना, 1/R हो जाएगा। ओके गाइस, तो इस टाइप से हम देख सकते हैं किसी भी कंडक्टिंग वायर के सेंटर पर, सेंटर से अवे, सरफेस पर देख सकते हैं, और वायर के बाहर हम मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.2 देख लेते हैं, जो हमने अभी डिस्कशन किया उसी रिलेटेड है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट 35 एम्पियर। बोल रहे हैं कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग मतलब इन्फिनिटी लेंथ वाला वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 35 एम्पियर। ओके, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट द 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। इस वायर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, तो इन्फिनिटी लॉन्ग वाला वायर के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, वायर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फाइंड हमको करना है।
तो हमारे पास फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ओके, तो B इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई 35 अपॉन 2 इंटू आर कितना है 0.20 हो जाएगा सेंटीमीटर का मीटर। तो B इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ओके गाइस, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.3, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिया हुआ जिसमें 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो देखिए इस टाइप से ये वायर को रखा और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। आई इज इक्वल टू 50 एम्पियर एंड गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ बी एट पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। उस वायर के ईस्ट की तरफ। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं उस वायर के ईस्ट की तरफ यहाँ पर आर इज इक्वल टू 2.5 मीटर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमको फाइंड करना है। ओके, तो देखिए करंट जब नीचे की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पर वेक्टर बी बनेगा उसका डायरेक्शन। ओके, तो हम उसका देख सकते हैं उसका डायरेक्शन इज टू डायरेक्शन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन एट द 2.5 ईस्ट ऑफ द वायर। वायर के ईस्ट की तरफ उसका डायरेक्शन हम बता सकते हैं और वो डायरेक्शन फाइंड करेंगे राइट एंड थंब रूल से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 2.5। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला बन जाएगा। ठीक है, ओके, और इसका डायरेक्शन हम निकालेंगे राइट हैंड थंब लो। राइट हैंड थंब लो से इसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड will be act in the vertically upward direction at the point 2.5 meter east of the wire. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4.4, हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट। देखिए एक वायर की लाइन जा रही है ईस्ट टू वेस्ट में, करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द वायर। उस वायर के नीचे 1.5 मीटर पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो राइट एंड थंब रूल से हम फाइंड कर सकते हैं करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करेगा, वो बी वेक्टर बी आउटवर्ड बाहर की डायरेक्शन में जाता हुआ हमको दिखेगा यहाँ पर। क्लियर? ओके, तो फॉर्मूला हमारे पास है सीधा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई 90 अपॉन 2 इंटू आर 1.5 हो जाएगा। ओके गाइज, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड हमको इतना मिल जाएगा। ओके, एंड अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल वी फाइंड दैट the direction of the field B will be towards south at the point below the power line। पावर लाइन के साउथ में हमको यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखेगा। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।